Hello everyone, welcome to Mohammad Rais Official. Today I am going to discuss about the principle of sports training. तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है और मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेनिंग जो वर्ड है ये बहुत सारे जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि टीचर की भी ट्रेनिंग होती है, पुलिस ट्रेनिंग होती है, आर्मी, मेडिकल में जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ट्रेनिंग किए जाते हैं। बट हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपसे वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कि जो प्रिंसिपल क्या क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, सिद्धांत जो हिंदी में हम क्या कहते हैं, सिद्धांत क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। तो आइए इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताता हूँ कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता क्या है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक स्पेशल प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। इसमें करना क्या होता है कि हमें क्या ज़रूरत है स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन करने के लिए, उनका इम्प्रूविंग होना चाहिए और क्या कहते हैं हायर परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो है ना मेंटेन होना चाहिए। और ये जो डिपेंड करता है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे करता है, क्योंकि जो गेम होता है उस पर डिपेंड किया करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को। जैसे कि अगर हॉकी कोई खेलता है तो हॉकी के अकॉर्डिंग उसके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जाएगी। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का अलग ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। कोई एथलीट है, रनिंग करता है 400 मीटर या 1500 मीटर या 5 किलोमीटर, तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स के एक्टिविटीज़ पे किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच एथलीट्स इम्प्रूव देयर फिटनेस टू मीट द डिमांड्स ऑफ देयर स्पोर्ट्स। मैंने आपको बताया, हम जो ट्रेनिंग करते हैं वो है डिमांड है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स के डिमांड पे हम ट्रेनिंग करते हैं, जो कि एक एथलीट अपना फिटनेस को इम्प्रूव करता है। Training is a long-term process that is progressive and meets the individual athletes at their level of fitness and conditioning. Training use both general and even specific exercise to develop an athlete for their sports. Training is a cyclical process: tear down, recovery, super compensation, and build up adaptation. हमारा जो ट्रेनिंग जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इट मीन्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो हम ट्रेनिंग एथलीट को कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, वो क्या होता है, वो ज़रूरत के मुताबिक, मतलब कि हमेशा हाई, लो टू हाई की तरफ हम कवर करते हैं। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमेशा अप और डाउन होता रहता है, मतलब कि बीच बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानी भी आती हैं जिसे हमें उसे रजिस्ट करना होता है, हमें इससे आगे निकलना होता है। ठीक है, वेन वी ट्रेन वी डू स्पेसिफिक डैमेज टू सम सेल्स। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा बॉडी का जो मसल्स है, जो सेल से बना हुआ है, वो भी है ना क्या कहते हैं डैमेज होता है। एंड यूज़ अप सेलुलर रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, फ्यूल, वाटर, सॉल्ट्स। वेन वी वॉक अप द ट्रैक और गेट आउट ऑफ द पुल आफ्टर अ वर्कआउट वी आर वीकर नॉट स्ट्रांगर। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो एनर्जी वो सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उस। तो अब ये क्या है कि हाउ मच वीकर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। ये जो डिपेंड करता है वीकर और स्ट्रांगर, वो एक इंडिविजुअल के वर्कआउट पे डिपेंड करता है, जो एक्सरसाइज वो करते हैं। आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन, इफ द बॉडी इज गिवन प्रॉपर रेस्ट एंड फूड, the body will adjust to super compensate and prepare for the next stress. जब हमारा बॉडी जब हम अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं और उसके मुताबिक जो डाइट होता है, हमारा जो फूड होता है, वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्क जो होता है उसके लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं और ज़रूरत के मुताबिक अगर आप अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपका जो ट्रेनिंग का जो क्या कहते हैं जो परफॉर्मेंस होगा, जो वो डेवलप नहीं हो पाएगा, आगे की तरफ नहीं बढ़
ओके, तो बहुत ही ज़रूरी है रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट और फूड। ओके फ्रेंड्स, तो ओवरऑल ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया है। आइए आप बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोस्टिक परफॉर्मेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। ओके फ्रेंड्स, द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स एट अचीविंग हाई परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। यहाँ पर जो बात की जा रही है फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोस्टिक परफॉर्मेंस, मीन्स यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है, प्रिडिक्शन। तो जो भी चीज़ हम प्रिडिक्ट करते हैं वो फ्यूचर के लिए होता है। तो फ्यूचर का मतलब ये है कि जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं वो हमें आने वाले टाइम में क्या मदद कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी या किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उससे पहले हम मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो ट्रेनिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, जिसे हम कोई गलती नहीं कर पाए फ्यूचर में। ओके, तो देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्नोस्टिक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें क्या होता है ऑल एम्स, ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है, उसमें मीन्स क्या है, मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, और जो होते हैं वो मेजर्स फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस कैपेसिटी एसेंशियल टू अचीव द प्रोग्नोस्टिक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ओवरऑल इसमें जो होता है हमारा वो फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं उसमें। और हमारा जो एम होता है, जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा गोल होता है, उसको फ्यूचर में अचीव करने के लिए क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोस्टिक परफॉर्मेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये पहला प्रिंसिपल था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। अब नेक्स्ट क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स रेगुलर, जो काम रेगुलर चल रहा हो, या कंटिन्यूअस कह सकते हैं दूसरे वर्ड में। तो दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोसेस। हमारा जो ट्रेनिंग है वो रेगुलर होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड रेगुलर ट्रेनिंग लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। जब हम अपने ट्रेनिंग को रेगुलर और कंटिन्यू रखते हैं तो जो हमारा परफॉर्मेंस होता है उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, इंक्रीजमेंट होता है। ओके, बट व्हेन द ट्रेनिंग इज स्टॉप्ड फॉर सम पीरियड और देयर आर टू लॉन्ग इंटरवल्स बिटवीन द ट्रेनिंग सेशन, द परफॉर्मेंस कैपेसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके फ्रेंड्स, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्टिविटी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या है उसमें स्टॉप, मतलब कि बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब वो प्रोसेस चलते रहना चाहिए। अब जब अगर 2 महीने का है या 3 महीने का है, लोग पहले क्या करते थे, लोग 6-6 महीने, साल भर पूरा मेहनत करते थे, ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद उनको है ना एक कंपटीशन मिलता था। बट अब क्या है, अब तो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कंपटीशन रहता है। तो इससे क्या है, हमारा जो जो ट्रेनिंग एक्टिविटी है ना उसे है ना हमें रेगुलर करना चाहिए, उसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को फिट रख सकें, मतलब कि अपने बॉडी को हमेशा रेडी रख सकें कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो हमारा जो ट्रेनिंग है वो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, और वो भी लंबे समय, मतलब जो इंटरवल है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हफ्ते में 1 दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर वर्क और एक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि हमें अपने ट्रेनिंग को रेगुलर रखना चाहिए और कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या है इसी में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग में, फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल, उसके लिए हमें क्या करना होगा, द स्पोर्ट्स मैन मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग बाय कन्विंसिंग हिम अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ब्रेक्स एंड इरेगुलर ट्रेनिंग ऑन हिज परफॉर्मेंस कैपेसिटी। The principle of continuity of training extends to all factors of performance. The state of overload always results in markedly low training volumes or even worse, long training breaks. Okay, in case the sportsman is sick or injured, the coach should try to find out, in consultation with the physician, ways and means by which the sportsman can continue his training even though with low load intensity and volume. इसमें क्या है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमें एथलीट को या
स्पोर्ट्समैन को एजुकेट करना है, उनको बताना है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग के बारे में कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि अगर कोई कोई एथलीट अगर इंजर्ड हो जाता है तो जो भी उनके कोच है या ट्रेनर है उनको देखना चाहिए, उनको सजेस्ट करना चाहिए, सलाह मशवरा देना चाहिए फिजिशियन के लिए कि आप वहाँ जाके दिखा लो, या जो भी दिक्कत परेशानी है, ठीक है। और फिर जब वो दोबारा से अगर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उनका जो ट्रेनिंग होगा वो थोड़ा लो लोड इंटेंसिटी का होना चाहिए, मतलब कि जो वर्क वो थोड़ा लो होना चाहिए, जिससे कि वो धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस कर सके, इम्प्रूव कर सके। क्योंकि जब इंजर्ड हो जाते हैं एथलीट या स्पोर्ट्समैन तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। Okay friends, the principle of progression of load. The training load is the principal stimulus for starting the psycho-physical process of adaptation, which eventually leads to increase in performance capacity. यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड है एडप्टेशन। इसका मतलब ये है कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई चेंजिंग अगर हमें करना हो, मतलब चेंज कुछ इस तरीके से जो अच्छा हो, चेंजिंग टू बेटर सूट, मतलब कि जिस सिचुएशन में हमें लाना हो, किसी अच्छे सिचुएशन में लाना हो, तो उसका जो लीड्स जो इंक्रीज होगा परफॉर्मेंस कैपेसिटी में, तो उसको ये एडेप्टेशन कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सेम लोड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन इट ग्रेजुअली लूजेज इट्स वैल्यू एज अ स्टिमुलस फॉर एडेप्टेशन। मतलब जब हम कोई वर्कआउट करते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार करना, ये क्या है मतलब कि थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होने लगता है। तो हमारे ट्रेनिंग में जो मतलब कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहिए, मतलब कि जो हमारा एक्टिविटी है वो चेंज होते रहना है, जिससे कि हम ना थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होना चाहिए, जिससे कि हम थोड़ा जो भी प्लेजर फील हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी को भी थोड़ा सा हमेशा हमें ये नहीं कि हमेशा लोड वाला ये ना वर्कआउट करना चाहिए, कुछ हमें विदाउट इक्विपमेंट्स भी कर देना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। ओके, उसके लास्ट में क्या है, द हायर परफॉर्मेंस विल बी अचीव व्हेन द ऑर्गेनिज्म एडप्ट्स टू अ हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग। ओके, जब जिस चीज़ के लिए हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो चीज़ उस तभी है ना अचीव हो पाएगा, मतलब कि उस परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हायर परफॉर्मेंस कब अचीव होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, यहाँ पे एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, जब उस सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेगा इन अ बेटर वे में, मतलब कि एक चेंजिंग जो चेंज करेगा अपना शेड्यूल, अपना जो वर्क चीज़ को चेंज करेगा वो, तो उनका जो सिचुएशन होगा वो किसी अच्छे सिचुएशन में उस चीज़ को एडॉप्ट करता है, तो हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग उसके बॉडी का होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या है कि उसका जो फिटनेस जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड है। नेक्स्ट भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड के बारे में है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन इम्प्लाइज दैट देयर इज अ ऑप्टिमल लेवल ऑफ ओवरलोड दैट शुड बी अचीव एंड एन optimal time frame for this overload to occur. Overload should not be increased too slowly or improvement is unlikely. Overload that is increased too rapidly will result in injury or muscle damage. इसमें ये क्या है कि जो हमारा जो इंक्रीजमेंट होता है वो ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कि हम एक ही वेट से है ना बार बार, अगर अब आप जिम जा रहे हैं तो एक ही वेट को बार बार उठाकर डंबल्स हो गया या कोई भी स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो हमें क्या है कि थोड़ा सा अपने वेट में तब्दीली लेकर आना चाहिए, चेंज करना चाहिए। और कभी ऐसा भी नहीं हो कि हम है ना, हमारी आदत है 5 kg डंबल उठाने की, एक बैग हमने 15 kg उठा लिया, तो इससे क्या है कि हमारा जो मसल है वो भी इंजर्ड हो जाएगा। तो ये स्टेप है उसको फॉलो करना चाहिए। एक वेट का क्राइटेरिया होता है कि पहले आपने 5 kg से स्टार्ट किया, फिर 7 kg, फिर 8, फिर 9, तो कुछ इस तरीके से लोड में चेंजेस आप कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइजिंग एबव द टारगेट जोन इज़ काउंटर प्रोडक्टिव एंड कैन बी डेंजरस। ओके, फॉर एग्जांपल द वीकेंड एथलीट हु एक्सरसाइज vigorously only on weekend does not exercise often enough
एंड सो वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक एथलीट है जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी करते हैं और वो वीकेंड ही करते हैं, ठीक है। बट इसमें ये क्या है कि उनका जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड और ये क्या करता है, जो प्रोग्रेशन है, मतलब कि जो एक प्रोसेस है, जो एक स्टेप है, उसे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि ये प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग का ये वायलेट्स कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं ये। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑल्सो मेक्स अस रियलाइज द नीड फॉर द प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ये भी हमें बताता है कि हमें प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना है और रिकवरी भी लेनी है, जो चीज़ की हमें ज़रूरत है खाने की, ठीक है। कंटिन्यूअल स्ट्रेस ऑन द बॉडी एंड कॉन्स्टेंट ओवरलोड विल रिजल्ट इन द एक्सॉशन एंड इंजरी। क्योंकि जब तक अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या है कि हमारे बॉडी के ऊपर एक तरह से ओवरलोड हो जाएगा, एक स्ट्रेस की तरह है ना आ जाएगा, ठीक है। और जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, मोस्टली जो कोई गेम एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हम क्या है कि हमारा जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो डाउन हो जाता है, ठीक है, जिससे हम फिर हैप्पी फील करते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि वी शुड नॉट ट्रेन हार्ड ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा हार्ड वर्क नहीं करना है, मतलब ज़्यादा हाई, मतलब कि हाई लोड का इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। डूइंग सो वेल लीड टू ओवर ट्रेनिंग एंड ग्रेट डील ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज विल रिजल्ट। अब अगर आप ऐसा करते हैं, हमेशा हार्ड ऑल टाइम अगर हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपका ये क्या कहते हैं, जो आपका जो फिज़िकल है उस पर भी क्या कहते हैं इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और जो साइकोलॉजिकल है वो भी है ना आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली है ना फिट और फिज़िकली फिट, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर फिज़िकली फिट होना चाहते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल भी फिट होना पड़ेगा। ओके, तो ये ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड था। आइए आप बात करते हैं उसी से रिलेटेड ही है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। ट्रेनिंग लोड इन स्पोर्ट्स ट्रेन कैन बी इंक्रीज बाय 2 मेथड्स। इसमें ये बता रहे हैं कि जो प्रोग्रेशन ऑफ लोड है प्रिंसिपल, इसमें आप 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। पहला क्या है, लीनियर मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द लोड इज इंक्रीज इन एवरी ट्रेनिंग सेशन। द मेथड इज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द ट्रेनिंग। जो इनिशियल डेज होते हैं इस ट्रेनिंग में, उसको है ना पॉसिबल होता है। ओके, अब दूसरा क्या है, स्टेप मेथड। स्टेप मेथड क्या है, इन दिस मेथड द लोड इज इंक्रीज इन स्टेप्स, दैट इज आफ्टर एन इंक्रीज इन लोड इट इज़ मेंटेन फॉर सम ट्रेनिंग सेशन बिफोर इंक्रीजिंग इट अगेन। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक लीनियर मेथड होता है, एक स्टेप मेथड होता है। अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन। ये क्या कहता है, टू अचीव बेस्ट रिजल्ट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड बी फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्मली बट allowing for individual difference. To start with, the training should be predominantly uniform for all in order to spot talent. Uniformly also means that training should be based on the same principle and system. Okay, तो ये क्या कहते हैं कि जो हमारा गोल है, मीन्स है और मेथड है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग है, ये हमारा क्या होना है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब एक तरीके से जाना चाहिए, ऐसा नहीं कभी अप या कभी डाउन चलेगा डायरेक्ट। मतलब एक जो प्रोसेस है उसे यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनी मतलब सिंगल होता है, मतलब एक सिंगल स्टेप, ऐसा स्टेप जो एक दूसरे से कोरिलेट करता हुआ आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं, द ट्रेनिंग ऑफ एडवांस स्पोर्ट्स मैन मस्ट बी फॉर्मुलेटेड कंसिडरिंग द फ्लोइंग इंडिविजुअल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर है जो कि एक ट्रेनर को, एक कोच को अपने एथलीट या इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन के लिए ये सब जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एज, बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल, सेक्स, मेल फीमेल, ट्रेनिंग एज एंड ट्रेनिंग स्टेट, इसको भी जहन में रखना है, ये एक फैक्टर है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन। टैलेंट, ऐसा नहीं कि अगर एक एथलीट, अगर हमारी एक टीम है, फुटबॉल की टीम है, तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्किलफुल होते हैं,
तो अब जो स्किलफुल है उस पर तो हमें उतना वर्क नहीं करना होगा, ठीक है, बट जिन्हें जो थोड़ा वीक है तो हमें उनका केयर करना है, उन्हें भी है ना टैलेंटेड एथलीट की तरह, स्पोर्ट्समैनशिप की तरह बनाना है। ओके, उसके बाद साइकिक फैक्टर है, एग्जाम्पल पर्सनालिटी, टेम्परामेंट एक्सेट्रा, नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग इन द पास्ट, इसका भी है ना, ये भी एक फैक्टर है, इसको भी ध्यान में रखना है। परफॉर्मेंस एंड रेट ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, हमें ये भी देखना है कि जो चीज़ हम किसी को करा रहे हैं तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। टोटल लोड एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिकवरी, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल भी और इकोनॉमिकली फैक्टर, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि है ना इकोनॉमिकल से मतलब यही है कि यहाँ पे बजट, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिस टाइप की ट्रेनिंग होती है उसी टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट होती है फूड की, डाइट की। तो ये फैक्टर्स है जो कि यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन के थे। अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन। आइए यहाँ पे बताता हूँ, द टर्म स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीन्स यूज ऑफ स्पेसिफिक मीन्स एंड मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा वर्ड में बताया गया है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है वो किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। अगर आप हॉकी के प्लेयर हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन हॉकी से है, ठीक है, अगर आप फुटबॉल हैं तो आपका फुटबॉल से होगा। तो ये प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी फुटबॉल वाले को हम कह दें आके आप हॉकी खेलिए तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी हॉकी वाले प्लेयर से हम कह दें कि आप फुटबॉल, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरा स्पेसिफिक मीन्स एंड मेथड्स को देखा जाता है उस चीज़ के लिए, ठीक है, जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, हाईली स्पेशलाइज्ड वन साइडेड ट्रेनिंग होता है इज़ नॉट सुटेबल, वन साइड ट्रेनिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन एंड यूथ हु आर स्टिल in the age of growing. Okay, high performance can be achieved faster by adopting highly specific means and methods, but these performance are not stable and can't be maintained for a sufficient long periods as requires high performance training stages. Okay, it is essential that sportsmen should achieve high performance only in the age of high performance, and which they have the best psych and biological prerequisites for high performance in a sports. The high performance depends on the totality of sportsman फिजिक एंड पर्सनालिटी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो डिपेंड करता है वो आपके पर्सनालिटी पे, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इट मीन्स एक जो स्प्रिंटर जो होता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर और एक 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस में, तो ये दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ओके, मैं बता दूं जो स्प्रिंटर होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी मसल्स ज़्यादा होती है, बट अगर है ना लॉन्ग रेस की अगर हम बात करें जो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़े स्प्रिंटर से डाउन होते हैं, मतलब कि उनकी इतनी मसल्स नहीं होती जितना स्प्रिंटर के पास होता है। ओके, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, ये पर्सनालिटी पे भी, बॉडी स्ट्रक्चर पे भी आप है ना ये डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल, आप एक है ना फीमेल का ट्रेनिंग और एक मेल एथलीट का ट्रेनिंग, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो ये सब चीज़ देखकर हमें ये सब चीज़ करानी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग, और एक जो यूथ और चिल्ड्रन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हम बच्चे को नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उनका ग्रोइंग टाइम होता है, टीनेजर्स होते हैं, उनके बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सही से मैच्योर नहीं होते हैं। तो हमें ये सब चीज़ को भी जहन में रखकर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ देयर हाइट, एज एंड सेक्स, ये सबको मेल या फीमेल हर चीज़ को जहन में रखते हुए हमें ट्रेन
करना होता है। ओके, तो ये ओवरऑल आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन हो गया। अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। प्लान से दोस्त आप समझ रहे होंगे, प्लान का मतलब ये होता है कि जो भी काम हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं, कोई गलती ना हो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। मतलब प्री प्लान एक ऐसा टूल है जो कि आपको इन फ्यूचर आपको मिस्टेक ना हो और जो टाइम है उसका आपको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ इतने टाइम में हमारा ये सब काम कवर हो जाएगा। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? इज अ साइंटिफिक एंड पेडागोजिकल मतलब है एजुकेशनल यहाँ पे एजुकेशन से रिलेट किया गया है। प्रोसेस है फॉर द बेस्ट रिजल्ट ईच एंड एवरी पार्ट फेज एंड स्टेज ऑफ ट्रेनिंग मस्ट बी प्रॉपरली प्लान। मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो होता है एक साइंटिफिक एक रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और एजुकेशनल प्रोसेस है जो कि हम बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें सबसे अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं किसी भी वर्क का, किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी फंक्शन या किसी भी प्रोग्राम का, तो आपको प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे वो हर एक फेज़ का होगा, स्टेज का होगा, स्टेज ऑफ ट्रेनिंग का होगा और उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर प्लान करना होगा। द मेजर एस्पेक्ट ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इज़ द करेक्ट proportion and sequence of the various training elements, contents and task। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, जो टास्क होता है, तो उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में और क्या कहते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन में अगर उससे करना है तो एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो हमें इस सब चीज़ों का जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। देयर कांट बी फिक्स्ड और स्टेबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ये फिक्स्ड नहीं हो सकता और ये स्टेबल भी नहीं रहता है। स्टेबल का मतलब स्टेबल इसलिए नहीं क्योंकि हमें टाइम चेंज करना होता है, टाइम टू टाइम हमें अपने आप को बदलना होता है। अकॉर्डिंग टू वेदर भी ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड एंड डाइट एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। ओके, तो इसमें क्या है, फॉर ऑल स्पोर्ट्स एंड पर्सन द ट्रेनिंग सिस्टम रिक्वायर्स फॉर बेस्ट रिजल्ट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही सिंपल सा है कि जो सिस्टमेटिक जो ट्रेनिंग होता है वो फिक्स्ड भी नहीं होता है और स्टेबल भी नहीं होता है, और सभी गेम के लिए और सभी स्पोर्ट्समैन के लिए और एथलीट या इंडिविजुअल आप जो भी कह लीजिए। द ट्रेनिंग रिक्वायर्स फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम क्या रिक्वायर करता है, बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, और बेस्ट रिजल्ट क्या होता है, विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन एंड स्पोर्ट्स। और वो जो रिजल्ट होगा वो किसके लिए होगा, वो किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है और किसी भी स्पोर्ट्स का हो सकता है। तो ये था पूरा ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ प्लान एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। आइए आप बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। द प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज फॉर्मुलेटेड इन शॉर्टर एंड लॉन्गर साइकिल्स। द ट्रेनिंग साइकिल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लोड phase and recovery phase, but the principle of cyclicity goes beyond the cyclic nature of load dynamics. In other words, दूसरे वर्ड में आप समझिए, the training structure is characterized by its cyclic nature. The shorter training cycles are based on the bigger cycles, but at the same time the shorter cycle give rise to bigger cycles. तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग ये क्या कहता है, ट्रेनिंग प्लान इज फॉर्मुलेटेड एज द एबिलिटी ऑफ टाइम फॉर ट्रेनिंग। इसका क्या है कि ट्रेनिंग कैन बी प्लान इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइकिल्स। जैसे कि पहला जो होता है मैक्रो साइकिल, जिसका ड्यूरेशन 3 to 12 मंथ्स का होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मीजो साइकिल, जिसका ड्यूरेशन हमारा होता है 3 to 6 वीक्स और इट इज़ कॉल्ड एज मंथली साइकिल भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रो साइकिल, जिसका ड्यूरेशन होता है 5 to 10 डेज और इसको हम क्या कहते हैं, वीकली प्लान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग हो गया। इसी में मैंने आपको बता दिया था कि मैक्रो साइकिल क्या होता है। ये लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग होता है, जिसको हम क्या करते हैं 3 से 4 मंथ टू या 12 मंथ, और इवन इसे लॉन्गर भी लॉन्गर साइक्लिसिटी भी ट्रेनिंग कहा जाता है। मैक्रो साइक्लिसिटी फॉर्म बाय सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ मीजोसाइकिल। द लास्ट मीजोसाइकिल इज फॉर्मुलेटेड टू इंश्योर रिकवरी एंड रिलैक्सेशन and for effective transition to the next macro cycle. मीजो क्या है,
Training cycle is of medium duration. It is composed of definite arrangement of 3 to 6 माइक्रोसाइकिल और वीकली साइकिल भी कहते हैं इसे. द लास्ट माइक्रोसाइकिल और वीकली साइकिल ऑफ अ मीजोसाइकिल प्राइमली एम्स एट रिकवरी एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, इसे रिकवरी और एंड रिलैक्सेशन में कंसीडर किया जाता है. उसके बाद है माइक्रोसाइकिल, स्मॉलेस्ट ट्रेनिंग साइकिल एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 to 10 days. When the duration of microcycle is 7 days, it is called weekly cycle. The duration of a microcycle in case of trained sportsman is normally from 5 to 10 days. The last training session or day of a microcycle aims at recovery and relaxation. तो हमारा फ्रेंड्स ये से पहले वाला क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ अ ट्रेनिंग. अब है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग. Sports training is a goal-oriented long-term process of preparation of sportsmen for higher performance. It enables a sports person to have optimal benefit from a sports training program. Information about technique, tactics, and other aspects of performance shall be clearly given. The training programs will lose effectiveness if instructions are vague. तो फ्रेंड्स लास्ट में दे रखा है इंस्ट्रक्शन आर वैग. वैग का मतलब होता है जो क्लियर ना हो और जो डिफाइनाइट ना हो. ठीक है, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन हो वो क्लियर होना चाहिए, वो एक क्लियर साउंड होना चाहिए, क्लियर तरीके से एक डिफाइनाइट वे में होना चाहिए, इनडिफाइनाइट नहीं होना चाहिए. तो ओवरऑल जो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम्स और ऑप्टिमल बेनिफिट ऑफ फ्रॉम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. और इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमारे टेक्निक के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में. मतलब कोई भी मशीनरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है, हम ये जो कोई अगर हम वेट को अगर हम उठा रहे हैं तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये किस लेवल तक, मतलब कि इससे कब कितना और किस समय. ठीक है, तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन है. और ये भी ज़रूरी है कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं तो हमें ये बता दिया जाता है कि प्री वर्कआउट में हमें क्या लेना है, क्या इंटेक करना है, और पोस्ट वर्कआउट में हमें क्या इंटेक करना है, कितने समय बाद क्या चीज़ लेना है. अगर आप वेट गेन कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं तो ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर आपके पास नॉलेज है बस आप करते हुए जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है. ओके, क्योंकि हम जब कोई चीज़ करते हैं तो प्रेजेंट में तो हम उस चीज़ को कर लेते हैं, पर इन फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है. तो फ्यूचर नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंट नॉलेज के साथ साथ फ्यूचर को भी हमें देखना होता है. तो आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग. अ ट्रेनिंग प्लान्स गिवन द एम्स, सब एम्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत सारे होते हैं, जिसको हम अगर मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा एम्स बन जाता है. तो यहाँ पे सब एम्स का मतलब ऑब्जेक्टिव है. लोड, डायनेमिक, मीन्स, मेथड एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट फेज एंड पीरियड्स ऑफ द ट्रेनिंग. यहाँ पे जो टाइम ऑफ ट्रेनिंग जो होता है वो बहुत सारे फेज पे डिपेंड करता है. वो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इन अ प्रिसाइज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट लोड, मीन्स, मेथड एक्सेट्रा ऑफ ट्रेनिंग कंपटीशन. प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा प्रोटोकॉल्स के लिए. अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, इसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब हमें कुछ बोलना है तो रेज हैंड करना है, अगर आप जूम पे आप क्लास, तो उसी तरीके से अगर हम कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसके भी प्रोटोकॉल हैं, अगर जिम जा रहे हैं तो उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसे भी फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है. कंपटीशन जो होते हैं, documents are also essential. Information about the level as well as the rate and direction of the improvement of performance and performance prerequisites. तो हर चीज़ का इंफॉर्मेशन
डायरेक्शन, मेथड्स, उसके बारे में जो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, तो ये बहुत ही ज़रूरी, जो हम जिस लेवल पे भी आप वर्क कर रहे हैं, जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। Principle of ensuring results. The sports training program shall be formulated that the attainment of training task is ensured after spending time and efforts. If a sports person fails to attain performance, he might start losing contact with the training programs and also lose confidence in the coach. ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हम समय लगाते हैं, ठीक है, और जो अपनी तरफ जो एफ़र्ट्स लगाते हैं किसी भी काम, क्या कहते हैं, एथलीट हो जाए, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और जिस चीज़ के लिए वो तैयारी करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं उस जगह पे जाकर, तो क्या है ये जो हमारा जो रिलेशनशिप जो होती है उसमें है ना, क्या कहते हैं, दरारें आ जाती है, उसमें बाधा आ जाता है, उसमें कुछ है ना दिक्कतें पेश होने लगती। तो इस चीज़ को भी हमें ख्याल रखना है कि जब हम कोई चीज़ अगर सिखा रहे हैं या किसी से सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उनकी तरफ से गलती हुआ है, ये वाइस वर्सा देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ किसी से अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो अपने तरफ से बेस्ट दिया, क्या हमने वो चीज़ किया जो उन्होंने कहा था करने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस जो है इसको हमें लूज़ नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें मोटिवेट हमेशा रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा मिल भी जाता है तो उसे भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेट जब आप रहेंगे तो आप किसी भी काम को बिना डर के, विदाउट दिक्कत और परेशानी के उस चीज़ को करने में सक्षम हो जाएंगे आप। फिर आपको अगर डर लगेगा तो एक कहते भी ना, जो डर गया वो घर गया, कुछ इस तरीके से भी है ना पेश आता है। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना हमेशा 24/7 आप अपने आप को मोटिवेट रखें, जो भी काम होगा आपका वो आसानी से हो सकता है वो फिर। ओके, बाय द वे ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें दिक्कत या कोई ऐसे ना मिस्टेक अगर आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।